मैं अंग्रेज हूं और हमने गुलामी को खत्म नहीं किया, बस उसका तरीका बदल दिया। अब न कोई बाजार लगेगा न कोई बोली, बस एक कागज होगा जिस पर ये लोग अपनी जिंदगी खुद हमें सौंप देंगे। क्या आप जानते हैं कि समंदर के खारे पानी का स्वाद कड़वा क्यों है? क्योंकि इसमें उन लाखों भारतीयों का खून मिला है जिन्हें हमने आजादी के नाम पर 7 समंदर पार जिंदा दफन कर दिया। आज डिकोड करेंगे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा, गिरमिटिया प्रथा। इतिहास के बारे में एक बात हमेशा याद रखिए, किताबें अक्सर वो लिखते हैं जिन्होंने जंग जीती होती है। हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया को सभ्य बनाया। हमें बताया गया कि 1833 में अंग्रेजों ने गुलामी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन ये इतिहास का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। सच तो ये है कि जब अंग्रेजों ने दासों यानी स्लेव्स को आजाद किया तो उनके चाय और चीनी के बागान ठप पड़ गए। उन्हें अब ऐसे मजदूर चाहिए थे जो गुलामों की तरह सस्ते हों लेकिन कानून की नजरों में आजाद दिखें। इसी खूनी जरूरत ने जन्म दिया इतिहास के सबसे बड़े धोखे को, जिसे हमारे अनपढ़ और सीधे सादे पूर्वजों ने अपनी टूटी फूटी जबान में नाम दिया, गिरमिटिया प्रथा। 1800 का वो दौर भारत के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट, मनमाना टैक्स और भयंकर अकालों ने गांवों की कमर तोड़ दी थी। यूपी, बिहार, बंगाल और मद्रास में भूख का ये आलम था कि लोग जिंदा रहने के लिए पेड़ों की छाल और मिट्टी खाने को मजबूर थे। करोड़ों लोग कीड़े मकोड़ों की तरह सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। और जानते हैं अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने भारत की इस बेबसी को अपना मुनाफा बना लिया। अंग्रेजों ने दलालों की एक फौज खड़ी की जिन्हें कहा जाता था अरकटिया। ये लोग यमदूत से कम नहीं थे, लेकिन आते थे फरिश्तों का मुखौटा पहनकर। ये उन गांवों में जाते जहां भूख का नंगा नाच हो रहा होता। वहां ये कर्ज में डूबे किसानों और बेसहारा महिलाओं को एक सुनहरे भविष्य का लालच देते। वे कहते, भैया कब तक यहां मिट्टी फांकोगे? चलो हमारे साथ श्री राम के देश मरीच, मॉरिशस। वहां तो जमीनें सोना उगलती हैं। बस कुछ दिन गन्ने के खेतों में काम करना है। महीने के 8 से 10 रुपये मिलेंगे, भरपेट खाना, रहने को पक्का मकान और 5 साल बाद झोली भरकर पैसा लेकर अपने गांव लौट आना। भूख से मरते इंसान के लिए ये किसी जन्नत के बुलावे जैसा था। लेकिन उन मासूमों को क्या पता था कि जिस मारीच का नाम लिया जा रहा है वो रामायण का वो छलिया हिरण है जो उन्हें हमेशा के लिए अपनों से दूर ले जाने आया है। भूख से मरते एक इंसान के लिए वो कागज जन्नत के बुलावे जैसा था। लेकिन उन अनपढ़ भारतीयों को ये अंदाजा भी नहीं था कि जिस कागज पर वो अंगूठा लगा रहे हैं वो असल में उनकी आजादी का डेथ वारंट है। अंग्रेजों का शब्द था अग्रीमेंट, जिसे गांव वालों ने अपनी सीधी सादी जबान में कहना शुरू कर दिया, गिरमिट। और इसी कागज पर अंगूठा लगाने वाले कहलाए गिरमिटिया। जैसे ही अंगूठा लगा समझो खेल खत्म। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। बिहार के आरा, छपरा, बलिया और यूपी के गोरखपुर बस्ती से हजारों युवाओं और परिवारों को भेड़ बकरियों की तरह मालगाड़ियों में भरा गया। उन्हें कलकत्ता और मद्रास के बंदरगाहों पर लाया जाने लगा। कलकत्ता का हुगली तट आज भी उन लाखों भारतीयों के आंसुओं का गवाह है जिन्होंने आखिरी बार अपनी मातृभूमि की मिट्टी को चूमकर इन विशाल जहाजों में कदम रखा था। हैरानी की बात तो ये थी हुजूर कि कई युवाओं को ये तक नहीं पता था कि उन्हें समंदर पार ले जाया जा रहा है। उन्हें ही लगा कि काम कलकत्ता या किसी पास के शहर में मिलेगा। कई बेसहारा महिलाओं को तो अरकटियों ने बहला फुसलाकर अगवा किया और डिपो में लाकर माल की तरह बेच दिया। इन डिपो में इंसानों की चेकिंग ठीक वैसे ही होती थी जैसे मवेशियों के बाजार में जानवरों की होती है। दांत देखे जाते, सीना नापा जाता और जो कमजोर होता उसे कचरे की तरह धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता। जैसे ही जहाज का लंगर उठता और भारत की सरहद आंखों से ओझल होने लगती, इन मजदूरों के कानों में पहली बार गोरे कप्तानों की गालियां और चाबुकों की आवाज गूंजती। वो सुनहरा सपना जो गांव में दिखाया गया था जहाज के डेक पर कदम रखते ही एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल जाता। अब वो रामू, श्यामू, फातिमा या राधा नहीं थे। वे महज एक नंबर थे, एक सामान जिसे मीलों दूर एक अनजाने नर्क में गन्ने उगाने के लिए ले जाया जा रहा था। वे नहीं जानते थे कि सामने फैला ये काला पानी उनके जिस्म और रूह दोनों को छलनी करने वाला है। ये जहाज महज लकड़ी के ढांचे नहीं थे, ये तैरते हुए ताबूत थे। 4 महीने का ये सफर किसी जीते जी नर्क की यात्रा से कम नहीं था। इतिहास ने इस घिनौने व्यापार को नाम दिया ब्लैक बर्डिंग, यानी छल से की गई इंसानी तस्करी। जहाज के उन निचले हिस्सों में जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी, इन मजदूरों को बोरियों की तरह ठूंस दिया गया। जगह इतनी कम कि कोई खड़ा ना हो सके और हवा इतनी कम
कि सांस लेना भी एक जंग जैसा था। महीनों का सफर और एक ही जगह पर पड़े रहने की मजबूरी। न साफ पानी, न ढंग का खाना, चारों तरफ सिर्फ उल्टी, मलमूत्र की गंध और घुटन का राज था। ऐसी गंदगी में हैजा और चेचक जैसी बीमारियां आग की तरह फैलने लगी। लेकिन जहाज के अंग्रेज कप्तान के दिल में दया नहीं, सिर्फ मुनाफा था। अगर कोई मजदूर बीमार पड़ता या उसकी सांसें धीमी पड़ती तो उसके पैरों में लोहे का वजन बांधकर उसे जिंदा या मुर्दा समंदर में फेंक दिया जाता। शार्क मछलियां इन जहाजों का इंतजार करती थीं। अंग्रेजों के लिए ये इंसान नहीं थे, ये महज इन्वेंट्री थे, वो माल जिसका नुकसान वे बस अपनी डायरी में दर्ज कर लेते थे। जो बदनसीब इस मौत के सफर से जिंदा बच गए, उन्हें मॉरिशस, फिजी या गुयाना जैसे देशों के तटों पर उतारा गया। वहां उतरते ही उनके सुनहरे सपनों का शीश महल चकनाचूर हो गया। उन्हें धकेल दिया गया उन कुल्ली बैरकों में जहां कुछ साल पहले तक अफ्रीकी गुलामों को जानवरों की तरह बांधकर रखा जाता था। असली नर्क अब शुरू हुआ। सुबह 4 बजे सायरन बजता और शुरू होती 18 घंटे की कमरतोड़ मेहनत। अरकटियों का 8 रुपये महीने का वादा एक सफेद झूठ निकला। खाने और कपड़े के नाम पर उनकी आधी पगार पहले ही काट ली जाती। चिलचिलाती धूप में अगर किसी मजदूर की कमर एक पल के लिए भी सीधी होती तो ओवरसियर का चाबुक उसकी नंगी पीठ की खाल उधेड़ देता। हुजूर, अंग्रेजों का ये नया सिस्टम पुरानी गुलामी से भी ज्यादा क्रूर था। पुराने गुलामों को तो मालिक अपनी प्रॉपर्टी मानते थे और उन्हें जिंदा रखने के लिए कुछ खाना और इलाज देते थे क्योंकि उन्हें खरीदने में पैसा लगता था। लेकिन ये गिरमिटिया मजदूर, ये तो महज 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आए किराए के टट्टू थे। अगर एक मरता तो मालिक बस भारत एक चिट्ठी भेज देता, एक नया ऑर्डर तैयार हो जाता। क्योंकि हमारे देश में भुखमरी के शिकार सस्ते मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। बीमार पड़ने पर न डॉक्टर था न दवा, और अगर भागना चाहते तो चारों तरफ फैला वो अनंत समंदर उनकी बेबसी पर हंसता था। वे रोते थे, बिलखते थे, लेकिन अंत में उस गिरमिट को ही अपनी किस्मत मानकर खामोशी से जुल्म सहने के लिए मजबूर हो गए। खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत का बोझ तो शायद ये मजदूर बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अंग्रेजों की दरिंदगी की कोई सीमा नहीं थी। इस खौफनाक सिस्टम का सबसे घिनौना चेहरा तब सामने आया जब गोरे मालिकों ने भारतीय महिलाओं के जिस्म को अपनी जागीर समझ लिया। गन्ने के खेतों में बहा पसीना तो शायद मिट्टी में मिलकर सूख गया, लेकिन उन कुली बैरकों में भारतीय महिलाओं के जो आंसू बहे, उनका हिसाब आज तक कोई इतिहासकार नहीं दे पाया। गिरमिटिया मजदूरों के जत्थे में केवल 40% महिलाएं होती थीं। इन युवतियों और बेसहारा औरतों को अंग्रेज मालिक और सैनिक अपनी निजी संपत्ति समझते थे। दिन भर जानवरों की तरह काम करने के बाद जब रात का अंधेरा छाता तो गोरे मालिकों की हवस का खेल शुरू होता। इन महिलाओं को मजबूरन रखैल बनाकर रखा जाता और जब उनका मन भर जाता तो उन्हें वापस उसी नर्क जैसी जिंदगी में धकेल दिया जाता। जुल्म की इंतहा तो देखिए हुजूर, अगर कोई महिला इस दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठाती तो उसे ऐसी सजाएं दी जाती जो किसी भी इंसान का खून खौला दें। इतिहास गवाह है कि इनकार करने वाली उन बेकसूर महिलाओं के जिस्म को गर्म लोहे की छड़ी से दागा जाता था, और इससे भी ज्यादा क्रूर उनकी आंखों और संवेदनशील अंगों में लाल मिर्च का पाउडर झोंक दिया जाता था ताकि वे तड़प तड़प कर दम तोड़ दें। कई लाचार पतियों ने तो सिर्फ इसीलिए अपनी पत्नियों का गला रेत दिया ताकि वे उन गोरे भेड़ियों का शिकार न बने। लेकिन ये दरिंदगी सिर्फ 7 समंदर पार नहीं थी, इसकी बुनियाद हमारे अपने देश में भी रखी जा रही थी। महाराष्ट्र के नासिक में अंग्रेजों का एक कैंप था, देवलाली कैंप। यहाँ वो अंग्रेज सैनिक रुकते थे जो अपनी ड्यूटी पूरी कर इंग्लैंड वापस जाना चाहते थे। जहाज के इंतजार में महीनों यहाँ खाली बैठे रहने से कई गोरे सैनिक मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी मैड हो जाते थे। इसी पागलपन को अंग्रेजों ने नाम दिया डलानी टैप। अपनी इस दिमागी बीमारी और हवस को मिटाने के लिए वे भारत की मजबूर बेटियों का जमकर शोषण करते, और जब इंग्लैंड का जहाज आता तो वे उन्हें सिसकता छोड़कर भाग निकलते। आज भी अंग्रेजी में गोडोलाली का मतलब पागल होना होता है, लेकिन दुनिया को यह नहीं बताया गया कि इस पागलपन की कितनी बड़ी कीमत भारतीय महिलाओं ने चुकाई थी। मशहूर लेखक एमजे अकबर अपनी किताब में उस कड़वे सच को बयां करते हैं जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। वो लिखते हैं कि जब इंग्लैंड जाने वाला जहाज बंदरगाह पर आता तो ये दुलाली साहब उन भारतीय लड़कियों को वहीं सिसकता छोड़कर भाग निकलते। उन लड़कियों के बूढ़े बाप बंदरगाहों पर चीखते रह जाते, साहब 15 साल मेरी बेटी ने तुम्हारा साथ निभाया, अब उसे दर बदर छोड़कर मत जाओ। पर उन गोरों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। लेकिन अंग्रेजों का ये घिनौना चेहरा एक खूंखार शैतान में तब बदला जब 1857 में भारत ने आजादी की पहली हुंकार भरी। मंगल पांडे और झांसी की रानी जैसी ज्वालाओं ने जब ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी तो उस विद्रोह के असफल होने के बाद अंग्रेजों ने वो कायरतापूर्ण बदला लिया
जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में कम ही मिलता है। 1857 के बाद पूरे 1.5 साल तक अंग्रेज अफसरों को खुली छूट दे दी गई। जो भी भारतीय संदिग्ध लगा उसे सरेआम खत्म कर दिया गया। बिना किसी मुकदमे के निर्दोष लोगों के गांवों को राख कर दिया गया। पेड़ों की हर डाल पर भारतीयों की लाशें झूलने लगीं। इसी खौफ और नरसंहार ने भारत के गांवों में ऐसी दहशत फैलाई कि मौत से बचने के लिए अरकटियों के जाल में फंसना ही लोगों को जिंदा रहने का इकलौता रास्ता नजर आया। अंग्रेजों की इसी क्रूरता ने खून से सने उस गिरमिटिया समझौते को 1 सदी तक जिंदा रखा। लेकिन याद रखिए, कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि उसका सवेरा ना हो। हजारों मील दूर फिजी, मॉरिशस और गुयाना के उन गन्ने के खेतों में जहां इन मजदूरों के पास न कोई अदालत थी न कोई अपना, वहां उनकी रूह को बचाने वाली सिर्फ एक चीज थी, उनकी आस्था। दिन भर कोड़ों की मार सहने के बाद जब रात होती तो ये मजदूर अपनी टूटी फूटी झोपड़ियों में रामचरितमानस की चौपाइयां गाते थे। यही उनकी वो इकलौती दौलत थी जिसने उन्हें उस नर्क में भी इंसान बनाए रखा। अपनी मिट्टी की याद में उन्होंने जिन विदेशिया गीतों को जन्म दिया, उनकी गूंज आज भी कैरेबियन की हवाओं में सुनी जा सकती है। जंजीरें उनके जिस्म को बांध सकती थीं, पर उनकी रूह को नहीं। और अब इसी अंधेरे के बीच एक ऐसी आवाज उठने वाली थी जो इस साम्राज्य की बुनियाद हिला देगी। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली। 19वीं सदी के अंत में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। एक युवा भारतीय वकील को ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उसकी चमड़ी का रंग गोरा नहीं था। उस रात पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन के ठंडे प्लेटफॉर्म पर जो इंसान ठंड से कांप रहा था, वो महज एक वकील नहीं था। वो एक ऐसा तूफान बनने वाला था जो दुनिया भर के गिरमिटियों के लिए मसीहा कहलाया। महात्मा गांधी ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे भारतीय मजदूरों को कुल्ली कहकर कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला जा रहा है। उन्होंने दुनिया को चीख चीख कर बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि गुलामी का सबसे घिनौना रूप है। गांधी की इस लड़ाई की चिंगारी जब भारत पहुंची तो पूरे देश का लहू खौल उठा। जब जनता को पता चला कि उनकी बहनों की आबरू सरेआम लूटी जा रही है, तो मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे दिग्गजों ने ब्रिटिश काउंसिल में अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर इस पाप को तुरंत खत्म करने की चेतावनी दी। सड़कों पर महिलाएं उतर आईं और ब्रिटिश हुकूमत के घुटने टेकवा दिए। नतीजा 1 जनवरी 1920 को इस खूनी गिरमिटिया प्रथा को हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू अभी बाकी था। जब ये मजदूर आजाद हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत में उनका कोई अपना नहीं बचा था। काला पानी पार करने के कारण अपनों ने ही उन्हें ठुकरा दिया। वे कभी अपने गंगा घाटों पर लौट नहीं पाए, पर उन बेबस गिरमिटियों ने हार नहीं मानी। जिस दलदल में अंग्रेजों ने उन्हें फेंका था, उसी में उन्होंने कमल खिलाए। उन्होंने उन अनजान टापुओं को ही अपना भारत बना लिया। आज मॉरिशस, फिजी और गुयाना जैसे देशों में उन्हीं कोड़े खाने वाले मजदूरों के परपोते वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। इतिहास की किताबों ने शायद उन्हें वो जगह नहीं दी, लेकिन उनके खून के हर कतरे ने भारत के बाहर एक लघु भारत का निर्माण किया। आज जब भी आप आजादी की सांस लें तो उन गुमनाम गिरमिटियों को जरूर याद करें, जो बिके तो थे कागज के टुकड़ों पर, लेकिन जिन्होंने अपने हौसले से इतिहास का सीना चीर दिया। उन सभी अनाम पूर्वजों की हिम्मत को बैटल डिकोडिंग का शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।